सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSR क्लासेस क्लास 12th। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो। फाइनली आज वन शॉट वीडियो आ रही है। आज फुल हम कंक्लूजन इसका निकाल देंगे। सो चलो शुरू करते हैं। मैक्सिमम हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आधे घंटे में आज इस वन शॉट को ख़त्म किया जाए, ठीक है। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ऐसी द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि प्रोडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, कहाँ से? केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। अब मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में देखेंगे। पहले आप सबको पता है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम ये डिपेंड किस पर करते हैं। डिपेंड करते हैं ये नेचर पे डिपेंड करते हैं। मेटालिक की अब यहाँ पर बात होगी, जितनी भी मेटालिक होगी ये सब कुछ मेटालिक की बात होगी, ठीक है। डिपेंड किस पे करेंगे? द नेचर पे डिपेंड करेंगे, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पे करेंगे, और करेंगे डेंसिटी पर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को। डिपेंड पता चल गया ना कि किस किस पर डिपेंड होएगा, ठीक है। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पर। विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इन द मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइटिक का कुछ नहीं है, बस ऐसे कंडक्टर्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाते हैं। किसके? कौन सा मीडियम होता है वो? मोल्टन स्टेट के, ठीक है। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने दो क्लासिफिकेशन की हैं, उसमें एक आ जाएगा स्ट्रॉन्ग और एक आ जाएगा वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएगा? जो वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि ऑलमोस्ट डिसोशिएट हो जाते हैं आइंस में। एग्जांपल देख लिया जाए तो इसका आ जाएगा KOH आ जाएगा या फिर HCl आ जाएगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट अब ये क्या होते हैं? विच डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली। सिंपल सी बात है, जो वो वैसे से इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयोनाइज कम्प्लीटली नहीं किए जाते। एग्जांपल देख ली जाए तो जिंक क्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आ जाता है हम इसके फैक्टर्स पर। फैक्टर्स में 3 फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास इसके। इंटरआयनिक सॉल्वेशन ऑफ आइंस और एक आ जाएगा विस्कोसिटी, ठीक है। पहले आ जाएगा इंटरआयनिक का में क्या होता है? दिस डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द आइंस ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। मतलब कि ये किस किस में से इंटरेक्शन होती हैं? सोल्यूट और सोल्यूट इंटरेक्शन में, ठीक है। सॉल्वेशन ऑफ आइंस का अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये सॉल्वेंट और सोल्यूट इंटरेक्शंस होती हैं इसमें। और विस्कोसिटी क्या होती है? जिसमें सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की होती है, ठीक है, या फिर सॉल्वेंट की होती है। क्लियर हो गया? अब आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। हमें इसमें कंडक्टेंस पता क्या होती है? कंडक्टेंस होती है कि हम कितना ईजी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर्स में से, ठीक है। हमें ओम्स लॉ पता है। इसके बाद ओम्स लॉ क्या आ जाता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ गया, ठीक है। फिर हमने देख लिया रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में होती हैं तो वो एक हिसाब की ऑब्स्टेकल्स होती हैं, ठीक है। और इसका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इसका यूनिट क्या होती है? किससे इसको डिनोट किया जाता है? रो से, ठीक है। अब ये देखो, कंडक्टेंस का उल्टा क्या होएगा? रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होगा? रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को नोट किया जाता है कापा से, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होएगी? लैम्डा एम, इसको लैम्डा बोलेंगे, लैम्डा एम, क्योंकि ये मोलर है तो वो नीचे एम लगाया हुआ है। कापा अपॉन में कंसंट्रेशन, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या आ जाएगा? कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस आ जाएगा हमारे पास का सेल कांस्टेंट। मैंने इसके ऊपर सारे के एक टॉपिक के ऊपर फुल वीडियोस बनाई हैं। अगर किसी को यहाँ से नहीं समझ आता तो फुल ब्रीफली एक्सप्लेंड है मेरी वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और जाकर देखा हो वो भी, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन देख लेते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब हमने निकाला तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या आ गई वैल्यू? अल्फ़ा
इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। नॉट एम का मतलब मैंने पहले भी बताया द वीडियोस में, लैम्डा नॉट एम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कोहलर्स लॉ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कोहलर्स लॉ आ गया हमारे पास। कोहलर्स लॉ क्या कहता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच में आइंस मेक अ डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द अदर आइंस विद ईच इट इज एसोसिएटेड। अगर ये वाली थोड़ी सी अगर मुश्किल लगती है तो इसका छोटा भी है, इसमें इससे रिलेट करके देख लेना। The molar conductivity at infinite dilution for a given salt can be expressed as the sum of individual contribution from the ions of the electrolyte। ठीक आ गया, समझ आ गया। अब आ जाएंगे एप्लीकेशंस में, जिसमें हम कैलकुलेट क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें इसके आप शायद से वीडियो अगर देख लो तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चंस निकाल कर भी दिखाए हैं। ठीक है, इसमें हम मेनली हमें 3 इक्वेशंस दी होती हैं, उसके हमें वैल्यूज़ दी होती हैं, हमें इन तीनों को प्लस माइनस करके ऐसे प्लस माइनस करना है कि जो हमें 4th इक्वेशन बनानी है वो इन तीनों से ही बन जाए। ठीक हो गया। अब इसी से हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इससे कैसे निकलेगी, अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा कंसनट्रेशन अपॉन में लैम्डा नॉट। अब निकालेंगे हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब हमने निकाला तो के का आ जाएगा, हमें के की वैल्यू पता है, हमने 11th में किया हुआ है। अल्फ़ा की वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे, आ गया। अब आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भाई क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इन्हें हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से को यूज़ करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की थोड़ी सी मैकेनिज़्म देख लेते हैं इसका। सो आपके सामने देख लो 2 बीकर हैं, दोनों सेपरेट बीकर्स में एक एक इलेक्ट्रोड है, एक जिंक की है एक कॉपर की है। ठीक है, दोनों में हमने सोल्यूशन पाया हुआ है, एक्वा सोल्यूशन डाला हुआ है 1 मोलर जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का। सोल्ट ब्रिज लगा रखा है, एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे जिंक टू कॉपर। लोन याद होगा तो लोन मैंने क्या बताया था आपको, लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल में लेफ़्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगी एनोड पर, और साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, एनोड पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा और कैथोड पर हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जिंक से कॉपर की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जिंक रोड ग्रेजुअली लूज इट्स वेट, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो गई ना, उसके बाद ऑक्सीडेशन होगी तो ये आगे इसकी रिएक्शन आ गई, इसलिए वो क्रोड होता रहेगा। ठीक है, आइंस जैसे जैसे उसके लूज होते रहेंगे वैसे वैसे वो क्रोड होता रहेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर जाएगा ना, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये बस लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने बाकी सारे पहले आपको बता चुका हूँ। कॉपर पे रिडक्शन हो रही है इसलिए उसके ऊपर आइंस गेन करके डिपॉजिट होते रहेंगे और वो एटम बनाएंगे। ठीक है, सोल्ट ब्रिज क्या होता है, द यू ट्यूब कनेक्ट्स द 2 ग्लास बीकर्स इन द इज कॉल्ड सोल्ट ब्रिज। ठीक है, इन दोनों के बीच में सोल्ट ब्रिज लगा होगा जिसमें एक इनर्ट सॉल्यूशन होगा जो मानते हैं हम KOH है। साइड्स में हमारे पास पोरस मटेरियल होगा, ताकि अगर इन दोनों के बीच में अगर कभी भी अगर सारी जगह अगर फिल हो जाती है तो K और OH एक दूसरे के साथ कर इधर उधर जाके लूज़ और गेन कर सकता है। अब देख लेते हैं हम इसकी रिप्रेजेंटेशन। हमने ऊपर वाली देख ली, हमने ऊपर वाली क्वेश्चन मान ली। हमेशा याद रखना जो ब्रिज जो मैंने इकट्ठी जो 2 लाइंस बनाई हैं ये ब्रिज पॉइंट है। ठीक है, ब्रिज पॉइंट के लेफ़्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और राइट साइड हमेशा रिडक्शन का हम लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि हमेशा टॉप मोस्ट लेफ़्ट और राइट पर हमेशा सॉलिड फॉर्म आएंगे और जो बीच में आएंगी वो होंगी आयनिक फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है देख लो आराम से। ठीक हो गया, क्लियर है। अब देख लेते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सोल्यूशन। ईजी है भाई, मेटल और उसके सोल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्रिएट होगा उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। इसके दो पार्ट आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मेन काम पता चल गया कि उस पोटेंशियल की टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल का आपको पता होगा कि कैसे क्या होगा, ईजी है। द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी किसको? गेन करने को, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब ईएमएफ क्या आ जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव में लाती हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका बस मेन फार्मूला ये है, मेन फार्मूला मैंने इसे इधर लिखा है, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। इसके ऊपर मेन बस न्यूमेरिकल से आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकते। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। केमिकल सीरीज हमने देख लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ऐसी मैंने इधर डेफिनेशन लिख दी जो आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, मेन है यहाँ के इस चैप्टर के। क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू ई नॉट या फिर ई स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। ऊपर आ जाएगी कंसनट्रेशन किसकी? एनोड की, और नीचे आ जाएगी कंसनट्रेशन किसकी? कैथोड की। ठीक है, क्लियर हो गया? यही है बस इक्वेशन, इससे ही सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब इससे हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल आ जाएगा, ई स्टैंडर्ड सेल आ जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा? 2.303 log Kc अपॉन एन। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे आर टी और एन एफ की, एन की नहीं, जब हम एफ़ की वैल्यू डालेंगे तब जाकर हमारे पास क्या आता है? 0.059 आता है। ठीक है, अब निकालेंगे हम इससे गिब्स एनर्जी। अब ये याद रखना, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इसके बेस पर बस न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। ठीक है, जो डेल्टा आर जी नोट है वो इक्वल किसके आएगा? माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल के। जो डेल्टा जी नोट है, डेल्टा आर जी नोट है, ये क्या है? मैक्सिमम वर्क है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर हम इससे निकाल लें तो बस कुछ नहीं आएगा, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की भी हम थोड़ी सी अब वो देख लेते हैं। ये क्या होता है? ये एक ही बीकर में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। हमने इसको कंपेयर करके करते चलते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या देख लिया था कि दो बीकर में दो इलेक्ट्रोड्स थे, इसमें एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स का एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट है। इधर याद रखना, एनोड पर हमेशा पॉजिटिव साइन रहेगा और कैथोड पे हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा। ये उल्टा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बिल्कुल उल्टा है। बोथ इलेक्ट्रोड्स इन सेम बीकर आ जाएगा, एनोड हैविंग पॉजिटिव साइन एंड कैथोड हैविंग नेगेटिव साइन। बता दिया मैंने आपको, क्लियर हो गया? चलो अब चलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है, ये आपको अगर नहीं समझ आएगा तो मैं इसको उससे दिखाता हूँ। हाँ देखो, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जिधर जो W है वो क्या है? ग्राम ऑफ द सब्सटेंस है, और Q है आपको पता है कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जब इसको हटाया तो Z लग गया हमारे पास, क्या लगा हमारे पास? कांस्टेंट लग गया। अब यहाँ पर हमने जब Q को यूनिट माना तो W इज इक्वल्स टू Z आ गया। यही हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। सेकंड क्या आ जाएगा? When some quantity of electricity is passed through different electrolytic solution connected in series, the weight of produce are directly proportional to the chemical equivalent weights। मतलब कि हमने दो जैसे मान लिए, weight of copper deposited upon weight of Ag deposited, silver deposited equals to किसके आ जाएगा? equivalent weight of copper divided by equivalent weight of silver। ठीक है, ये याद रखना है। इसको याद रखना, जो 1 फैराड होता है वो किसके इक्वल होता है? 96,500 कूलम के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे।
प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे आ जाते हैं। इसका पहला क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी सीधा हमारे पास रिएक्शन ही आएंगी। पहली आ जाती है एनोड पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी क्लोरीन की, ऑक्सीडेशन होगी क्लोराइड की। कैथोड पर सोडियम की होगी, रिडक्शन होगी। जो ओवरऑल बना हमारे पास वो क्या बना, 2NaCl, किसमें, मोल्टन स्टेट में, क्योंकि हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो मोल्टन ही बनेगा। क्या आ जाएगा, 2NaCl, जिससे बन जाएगा 2Na + Cl2। ठीक है, उसके बाद बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में एनोड आ जाएगा, कैथोड आ जाएगा। एनोड में क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड में आ जाएंगे, और कैथोड में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का रिएक्शन आ जाएगी, जिसमें हम जब सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के आगे फर्दर रिएक्शन होगी। जिससे अगर ये वाली अगर कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ जाकर मेरी पिछली वीडियोस देख लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक बैटरीज पर। बैटरीज पे के दो पार्ट होते हैं। एक आगे हमारे पास बैटरी आ जाती है, हमारे पास प्राइमरी बैटरी, एक आ जाएगी हमारे पास सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, प्राइमरी बैटरी कौन से सेल होते हैं, सेल विच आर नॉट रिचार्जेबल, जो कि रिचार्जेबल नहीं होते। और सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं, जो कि रिचार्जेबल हो जाती हैं। क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम प्राइमरी सेल्स पर। प्राइमरी सेल का हमारे पास सिलेबस में इस बार एक ही है, दो है वैसे, हम एक को पूरा करेंगे। मैकेनिज्म इसका आ जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल जिंक सिलेंडर। इसके अंदर एक जिंक सिलेंडर होता है जो कि फिल्ड होता है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड से, और थोड़ा बहुत उसमें जिंक क्लोराइड होता है। इसमें जो जिंक सिलेंडर होता है वो एक्ट करता है एनोड की तरह, और जो ग्रेफाइट रोड होती है जो अंदर, वो करती है एक्ट एज ए कैथोड की तरह। द कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय अ ब्लैक पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। ठीक है, अब इसकी एनोड पर अगर हम देखें रिएक्शन तो क्या आ जाएगी, जिंक देख लो एनोड पर है तो जिंक की आएगी, जिंक होगा यहाँ पर ऑक्सीडाइज। ठीक है, कैथोड पर आ जाते हैं, कैथोड पर ग्रेफाइट है, अमोनियम और उसकी होगी मैग्नीज की, तो 2NH4 पॉजिटिव आ जाएगा, 2MnO2 आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या आ जाएगा, 2MnO हाइड्रोक्साइड का आयन, एक हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ, और आ जाएगा 2NH3। और ओवरऑल क्या बनेगा इसमें, ओवरऑल में मैंने आपको करना सिखाया कि एनोड और कैथोड में अगर कुछ भी कटता तो उसको काट दो, जो भी बचेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की साइड में वो होगी उसकी ओवरऑल रिएक्शन। तो हमारे पास आ गई ये ओवरऑल रिएक्शन। ये बात नोट करना कि उसमें जो पोटेंशियल होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक। ठीक है, अब सेकंड आ गया हमारे पास सेल। इसका प्राइमरी सेल्स में एक और सेल आ जाता है हमारे पास, मर्करी सेल। मर्करी सेल कौन से सेल होते हैं, जो कि घड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, रिस्ट वॉचेस में, जिसका एनोड की रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, जिंक मरकरी, जो मिलाकर क्या बनते हैं, अमलगम। ठीक है, ये मैंने पहले काट दिए हैं, बाद में जाके अपने आप हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आ गया 2OH आ गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, कैथोड आ जाएगा, कैथोड में मरकरी ऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, फिर मरकरी बन गई, फिर हाइड्रोक्साइड के दो आयन बन गए। ठीक है, फिर ओवरऑल काट दो, जो जो मैंने काटा वो काट कूट के फिर ये आ जाएगी हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास मर्करी सेल में बस हमारे पास यही है, इसका मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी इसमें मेन आ जाता है। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी आ जाती है। इसका कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मेन, उस पर बस आप इनको गौर करो। द एनोड इज अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद द स्पॉन्जी लेड। ठीक है, समझ आ गया। एनोड पे क्या होगा, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड होगी। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, ग्रिड ऑफ लेड ही होगा, जो बट वो पैक्ड किस में होगा, लेड ऑक्साइड में। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट एज एक्ट कर रहा है। और व्हेन द लेड प्लेट्स आर केप्ट फॉर सम टाइम्स, हमने अगर लेड प्लेट्स को अगर थोड़ी देर के लिए रख दिया तो हम थोड़ी देर बाद अगर उस पर देखें तो लेड सल्फेट पे एक डिपॉजिट लेयर हो जाएगी उसकी। ठीक है, एनोड पर लेड का आ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है,
हमने सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, नीचे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बन गई, तो नीचे क्या बन गया हमारे पास पीबी सल्फेट, मतलब कि लेड सल्फेट। सो ओवरऑल हमारे पास जो आ गई इसकी एनोड रिएक्शन की जो हमारे पास फाइनल आ गई वो क्या आएगी, देख लो, पीबी सॉलिड सल्फेट आ जाएगा जो कि बन जाएगा लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन बार, ठीक। अब आ जाते हैं हम कैथोड पे। कैथोड का क्या आ जाएगा, सेम है, बस कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड था, +4 हाइड्रोजन आयन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर बन गए उसके आयन बन गए लेड के, वाटर बन गया, फिर सल्फेट के साथ उसको कर दिया तो तब भी PbSO4 बना। ओवरऑल काट दो सब कुछ, जो जो कट होता है काट दो, अगर नहीं कट होता तो फिर से लिख दो, फिर अगर नहीं कट होता तो फुल लिखनी है, ठीक है, ईजी है। क्लियर हो गया। सो अब ओवरऑल कैथोड और ओवरऑल एनोड को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन आ गया हमारे पास ये PbO2, 2 सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, PbSO4 आ गया और आ जाएगा 2 वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक। अब आ जाता है हमारे पास निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में हमारे पास क्या आ जाएगा, एनोड पे आ जाएगा हमारे पास कैडमियम सॉलिड फॉर्म में +2 आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आइंस आ जाएंगे जो बन जाएंगे हमारे पास कैडमियम ऑक्साइड और वाटर आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कैथोड। कैथोड में हमारे पास क्या आ जाएगा, निकल 2NiOH नीचे 3, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं। उसके बाद एक हाइड्रोक्साइड बाहर आ गया और वो बन गए 2 हाइड्रोक्साइड आइंस, ठीक। अब इसका जब हमने ओवरऑल किया तो ये आ गया आपके सामने, ठीक। सो ये आ गया हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर हो गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर, अपने क्रोजन पर। क्रोजन हमारे पास यहाँ का लास्ट टॉपिक रहेगा, क्रोजन और इसके एक बाद का भी टॉपिक है, ठीक है। सो व्हाट इज़ क्रोजन? When metals are exposed to atmospheric conditions, they react with air or water in the environment to form undesirable compounds। मेरी यहाँ पर जीभ लड़खड़ा चुकी है, ठीक है। मेटल्स जो कि एक्सपोज होंगे किस पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, जब उनको हम एक्सपोज करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे एयर के साथ या फिर वाटर के साथ, रिएक्ट करके एक अनडिज़ायरेबल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम क्रोजन बोलते हैं। अब इसका एक स्पेशल केस होता है आयरन का। अगर आयरन में अगर कोरोजन होती है तो उसे हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसका नाम होता है रस्टिंग, जिसे हम अपने अगर लेमन लैंग्वेज अगर बोलें तो उसमें हम जंगालवी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके हम फैक्टर्स पे आ जाते हैं। फैक्टर्स इसके क्या हैं? पहला आ जाता है पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज़। पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज़। अब EMF सीरीज़ को देखो और उससे देखोगे जवाब तो उससे पता लगेगा आपको कि क्रोजन जब EMF से जब इंक्रीज़ करेगी तो क्रोजन भी उससे इंक्रीज़ होगा। अब प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ का इससे क्या लेना देना है? जब इम्प्योरिटीज़ जिसमें ज़्यादा होंगी उससे उसकी फिर रस्टिंग भी ज़्यादा जल्दी होगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आ जाएगा? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में ये आ जाएगा जब इलेक्ट्रोलाइट्स जब ज़्यादा होंगे तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स ही ज़्यादा हुए तो रस्टिंग भी ज़्यादा होगी। और प्रोटेक्टिव कोटिंग का तो आपको पता ही है, जब प्रोटेक्टिव कोटिंग उसके ऊपर कर देंगे किसी एक्टिव मेटल की तो वो एक्टिव मेटल खुद लूज़ हो जाएगा उसको बचाने के चक्रों में, ठीक है, जो नीचे आयरन होगा। तो अब मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग पे आ जाते हैं। इन स्मॉल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स प्योर आयरन्स एक्ट एज एनोड। जो प्योर आयरन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एनोड और इम्प्योर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज कैथोड। तो एट ए नोड न्यूट्रल आयरन मेटल एटम्स आर ऑक्सीडाइज टू फेरस, ठीक है। तो एनोड पर आ जाएगी हमारे पास मेन बस आयरन क्या आ जाएगा। एट कैथोड ईच सेल द इलेक्ट्रॉन हैज़ टेकन अप द हाइड्रोजन आइंस। द हाइड्रोजन आइंस आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम वाटर और फ्रॉम एसिडिक सब्सटेंस इन वाटर, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड का जो एक सेल होगा वो हाइड्रोजन लेगा, टेकन अप बाय हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन आइंस आर ऑब्टेन आइदर फॉर्म ऑफ वाटर। वो एक या फिर वाटर बना देंगे या फिर कोई और सब्सटेंस बना देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो वो वाटर का ये आ गया हमारे पास, वाटर की भी साथ ही आ गई,
वाटर को जो हमने डिसोशिएट किया तो एक वाटर का बना, हाइड्रोजन का बना, एक हाइड्रोक्साइड का बना। फिर जब हमने उसको एटमॉस्फेरिक में एक्सपोज किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिलेशन बना लिया, रिएक्शन बनाकर क्या आ जाएगा, HCO3 और हाइड्रोजन का एक आयन बन गया। सो कैथोड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का आयन गेन किया गया, इसको इंटू बस 4 करना है। यहाँ पे एक ये बस मेन थिंग्स हैं, यहाँ पे इसको रट्टा मारने वाली चीज़ करना बस इसमें ही है बस, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, Fe आयरन जब सॉलिड फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज हुआ, इसको इंटू 2 करना है, ठीक है। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमें बैलेंस करने के लिए, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा ना कि बैलेंस करने के लिए इंटू करना होता है एक ही रिएक्शन को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन को कर दी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन का पता चल गया। 4 हाइड्रोजन प्लस साइन ऑक्सीजन, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन जब हमने गेन किया तो बन गया हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ओवरऑल हमारे पास पता चल गया, हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। द फेरस आयंस आर ऑक्सीडाइज फर्दर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट, ठीक है। अब रस्ट को फॉर्म करने के लिए फर्दर हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2F3 2Fe 2O3 प्लस 8 हाइड्रोजन आइंस। तो अब जब हम इसका जब हम रस्टिंग का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Fe2O3 प्लस X वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोडक्ट में जाकर रस्ट को फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, बैरियर प्रोटेक्शन। पहले तो बैरियर प्रोटेक्शन में क्या आ जाएगा, हम इसके ऊपर आयरन के ऊपर कोई ग्रीस या ऑयल लगा देंगे, कोई भी मेटल के ऊपर हम ग्रीस या ऑयल अगर लगा दें तो वो प्रिवेंट हो जाता है कोरोजन से। सेकंड आ जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, हम कोई भी, जैसे मैंने एक्टिव मेटल का कोई एग्जांपल दिया था, एक्टिव मेटल को हम कोई भी एक्टिव मेटल जो कि किसी भी एटम से मेटल से कोई भी एक्टिव हो उसे हम जब लगा देंगे उसके ऊपर तो वो सेक्रीफाइस कर देगा अपने आप को, वो लूज़ हो जाएगा और ख़ुद लूज़ होकर नीचे की जो लेयर है उसको बचा लेगा, ठीक है। थर्ड आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या आएगा, इसमें हम बस आर्टिकल ऑफ आयरन को देखेंगे। आर्टिकल ऑफ आयरन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट आ गया हमारे पास यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। मार्केट में काफ़ी एंटी रस्ट सोल्यूशन चले हुए हैं जिसके अगर हम किसी भी मेटल को अगर हम डिप करें और उसको निकालें तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म्ड हो जाती है जिससे वो कोरोड नहीं होता कोई भी मेटल। 2 सोल्यूशंस बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको लिख लेना नोट्स में। पहला आता है अल्कलाइन क्रोमेट्स और दूसरा आता है अल्कलाइन फॉस्फेट्स। सो इधर ही हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर ख़त्म। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। अब नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होगी हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स की। वैसे शुरू हो चुकी है, इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है, अभी तक किसी ने अगर नहीं देखी तो देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।